फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी फिजिक्स सॉल्यूशन जो कि 23 अगस्त 2022 को हुआ था। एंड दिस इज पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 31 से 40। क्वेश्चन नंबर 31 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन पिक्चर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ, उसके बाद ऑप्शन पे चलेंगे। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है कि मान लीजिए कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है फाई नॉट, जिसको आप एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होती है। आप इस मेटल पर फोटोन को इंसिडेंट करवा रहे हो सच दैट कि जो फोटोन की एनर्जी है वो बराबर या ज़्यादा है वर्क फंक्शन से। तो ऐसे में ये होगा कि जो फोटोन आएंगे वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए फोटोन के गिरने की वजह से, इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन। और इसमें एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्ट करता है। वन फोटोन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी होता है कि कितने नंबर ऑफ, कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया में इंसिडेंट हो रही है, यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब देखो, अगर एक फोटोन की एनर्जी अगर एच न्यू है, तो अगर टोटल एनर्जी की हम बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोटोन की एनर्जी को एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जितना ज्यादा एन होगा, यानी कि एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, जितने ज्यादा फोटोन गिरेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी और उतने ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी, उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इस पूरी लाइन को दोबारा सुनो। जितने ज़्यादा फोटोन होंगे उतनी ज़्यादा उनकी एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी ज़्यादा होगी। और फोटो इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। तो अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि क्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो करंट भी तो ज़्यादा होगा। तो एक्चुअली ग्राफ होता है इंटेंसिटी और करंट के बीच में। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी आप इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पूरा नाम लिख देता हूँ मैं उसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों एक दूसरे पर, मतलब इंटेंसिटी अगर आप इंक्रीज करो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, तो हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करूं तो जो इंसिडेंट एनर्जी आ रही है फोटोन्स की, वो दो जगह यूज हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। तो इंसिडेंट एनर्जी का फॉर्मूला तो हो जाएगा एच न्यू, फाइंड आउट हो जाएगा एच इंटू में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी, एच न्यू माइनस के एच न्यू नॉट। तो कहीं ना कहीं जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। कौन? काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पर। ओके, अब ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड लीनियरली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो, पहली जो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो इक्वेशन है, यही चीज़ बता रही है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। सो वी कैन से यस, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स लीनियरली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, तो हमारा आंसर भी यही होगा। बाकी स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं हम। ऑप्शन बी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स लीनियरली ऑन इंटेंसिटी। देखो, ऐसा नहीं है। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ना कि उनकी एनर्जी। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं, जबकि काइनेटिक एनर्जी इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी कि इन फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी या इन फोटोन्स की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, इस बात का ध्यान रखना। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा। सी है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ऑफकोर्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इंडिपेंडेंट होते हैं इंटेंसिटी पर। तो देखो, ऑफकोर्स ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। कैसे? मैंने आपको बताया फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट आ रहा है ना, डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, तो स्टेटमेंट गलत हो गई। बी, बी स्टेटमेंट भी गलत थी। डी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। देखो, इंटेंसिटी और
ये जो फ्रीक्वेंसी है इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दो चीज बस ध्यान रखो, क्या? पहली, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। दूसरी, काइनेटिक एनर्जी लीनियरली डिपेंड करेगी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू फोटोन पिक्चर ऑफ ईएम रेडिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ध्यान रखना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करनी है। पहला स्टेटमेंट है इस ईच फोटोन हैज एनर्जी एंड मोमेंटम। ये बिल्कुल सही बात है। फोटोन जब जाते हैं, फ्लो करते हैं, तो उसमें एनर्जी भी होगी, मोमेंटम भी होगा। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। ईच फोटोन मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। यस, सभी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, बिल्कुल। फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है, मतलब करेक्ट है, सही नहीं कह सकते, मैं करेक्ट कह रहा हूँ। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट लेनी है, तो जाहिर सी बात है जब ये तीनों सही है तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्योंकि कोई एक तो सही होना ही है। इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम आर नॉट कंजर्व। कंजर्वेशन यहाँ पर फॉलो होगा। बाहर से आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे होंगे जब फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे। सो दैट्स वाई स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट, और इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, आपको बताना है कि हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में क्या रिलेशन होता है। देखो, एक तो फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन में लैम्डा। 0.693 एक्चुअली आप ln2 भी लिख सकते हो अपॉन में लैम्डा। दूसरा जो एवरेज लाइफ होती है, एवरेज, वो 1/λ होती है, 1/λ। तो आप 1/λ, जैसे यहाँ पर 1/λ है ना, तो टी हाफ को आप ये भी तो लिख सकते हो, टी हाफ इक्वल टू ln2 इंटू में एवरेज लाइफ यानी कि टाउ। तो यहाँ पर पहला है टी हाफ इक्वल टू टाओ ln2। तो देखो यही तो मैंने आपको बताया, तो अपना ऑप्शन सही होगा, आंसर है। बाकी स्टेटमेंट टाओ इज इक्वल, देखो ये तो सही नहीं होगा। टी हाफ 1/λ 1/टाओ के इक्वल नहीं होती है, टी हाफ टाओ के इक्वल नहीं होगा। तो इसमें सही आंसर देखो, अब बस आप छोटे से फॉर्मूले ध्यान रखो। पहला टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन में लैम्डा। 0.693 को हम log2 भी ln2 भी लिख सकते हैं। टी एवरेज 1/λ के इक्वल होती है, तो इन दोनों में रिलेशन हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू ln2 टाउ। क्वेश्चन नंबर 34, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ फोटो डायोड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। देखो, फोटो डायोड काम क्या करती है, पहले मैं आपको सिंबल रिप्रेजेंट कर देता हूँ फोटो डायोड का। तो ये सिंबल है फोटो डायोड का, मतलब फोटोन हम इस पर गिराते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे, लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे। जब लाइट इंसिडेंट होंगी तो उसमें जो फोटॉन्स होंगे ये एब्जॉर्ब किए जाएंगे इस मेटल, ये जो भी मटेरियल है उसके द्वारा। लाइट इंसिडेंट हुई पहले, उसके बाद क्या करेंगे, फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा। हम कह सकते हैं फोटोन को एब्जॉर्ब किया जाएगा, फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड। अब फोटोन एब्जॉर्ब हो गए। अब फोटोन एब्जॉर्ब होने के बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। बस इतनी सी चीज़ आप ध्यान रखो। पहले हम लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे, फोटोन एब्जॉर्प्शन होगा। फोटोन एब्जॉर्ब होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो जनरेट होंगे। अब जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन साइड पर कलेक्ट किए जाएंगे और जो होल्स होंगे वो पी साइड पर कलेक्ट किए जाएंगे। तो फोटो डायोड का ये तो काम होता है, जैसे ही सिग्नल, लाइट सिग्नल उस पर गिरा तो वो सर्किट को कंप्लीट कर देती है, मतलब सर्किट में एक तरह से करंट फ्लो करने लगेगा। तो ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम होता है फोटो डायोड का। अब इनमें आपको बताना है कि कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं, सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। देखो, पहला है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, इल्यूमिनेशन विद व्हाइट लाइट, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सबसे पहले क्या होगा, जाहिर सी बात है आप उस जो भी फोटो डायोड है उस पर लाइट को इंसिडेंट करवाओगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इल्यूमिनेशन विद लाइट। तो इसमें ये देखो कि सी कहाँ पर आ रहा है, सी सबसे पहले इसमें आ रहा है और ऑप्शन सी में है, तो इसको हटा देते हैं। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं होगा ना कि बी पहले हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन पहले हो जाए और लाइट आप बाद में इंसिडेंट करो, ऐसा तो नहीं हो सकता। डी को देखो, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो सबसे बाद का प्रोसेस है, तो ये ए और डी को तो हटा दो। अब चलो सी के बाद बी या सी के बाद ए, वो सोचते हैं। सी के बाद इल्यूमिनेशन विद वाइट लाइट करवाया, सॉरी वाइट लाइट नहीं, इस इल्यूमिनेशन विद लाइट करवाया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे या पहले फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा। तो देखो
जैसे आप लाइट इंसिडेंट करवाओगे उसके बाद पहले फोटोन को एब्जॉर्ब किया जाएगा, वो फोटोन अपनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे। तो इसका मतलब पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। ठीक है, तो इसका मतलब सी के बाद क्या आएगा, बी। सी के बाद बी आ रहा तो इसको हटा दो, सी के बाद बी लगा दो, ये अपना आंसर हो गया। तो पेपर में ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है या ज़्यादा सब कुछ पढ़ करके फिर आंसर लगाना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेक्ट आंसर पर अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लो। तो सी के बाद बी, उसके बाद ए यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, फिर डी यानी कि सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, उसके बाद करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन साइड एंड होल इन पी साइड, ये हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्टिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। कॉमन एमीटर, देखो यहाँ पर बेस लेना होगा, मैं यहाँ पर एमीटर ले लेते हैं। एमीटर में आपको इस तरह से सिग्नल दिखाना है बाहर की तरफ। काफ़ी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ये जो एरो है वो अंदर होगा या बाहर होगा। तो एन पी एन में अंदर की, एन पी एन में बाहर की तरफ होता है। और इसमें ये एमीटर पर हमेशा होता है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर आप ले लेते हैं कलेक्टर को। यहाँ पर हमने कुछ आउटपुट पर रेजिस्टेंस आर सी कनेक्ट करा हुआ है। लेट यहाँ पर जो वोल्टेज है आउटपुट पर वी सी है, और यहाँ पर बेस करंट इनपुट पर हमने कुछ रेजिस्टेंस लगा रखा है, लेट से आर वन या आर बी भी बोल सकते हो, आर बी या आर वन, जो कि 1 किलो ओम का है। और आर सी आपको दे रखा है 2 किलो ओम, और जो वोल्टेज है वो यहाँ पर है 2 वोल्ट। अब इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी। अब जो बीटा यहाँ पर गिवन है, बीटा एक्चुअली करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता क्या है कि तीन तरह के कन्फिग्रेशन होती है। कैसे समझाता हूँ, देखो पहले आप ऐसा करो, सी ई बी को याद रखो, सी ई बी को, इसको आप दो बार लिखो, जैसे सी सी ई बी बी। अब इसके बाद ये सब क्या हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको आप अल्फा मानो, इसको बीटा और इसको गामा। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आई सी अपॉन में आई ई, बीटा होता है आई सी अपॉन में आई बी, गामा होता है आई ई अपॉन में आई बी। यानी कि जैसे ये सी और ई यहाँ पर दोनों चीज़ आ गई, तो इसका मतलब ये कि ये आपको बता रहा होगा ऐसी कन्फिग्रेशन जिसमें कॉमन बेस रहा होगा। तो ये कॉमन बेस के लिए हम अल्फा का इस्तेमाल करते हैं। बीटा यहाँ पर देखो ई नहीं आ रहा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कॉमन एमीटर को, कॉमन एमीटर को। तो यहाँ पर हमें बीटा ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना कॉमन एमीटर, तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा, आई सी अपॉन में आई बी के। दूसरा, जब आई और आई बी यहाँ पर सी नहीं आ रहा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कॉमन कलेक्टर को, कॉमन कलेक्टर की कन्फिग्रेशन को। ठीक है, ये आप इससे याद रख सकते हैं। अब बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी हमें गिवन है कि बीटा की वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनपुट सिग्नल वोल्टेज यानी कि यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है वो कितनी होगी। तो देखो हमें पता है बीटा बराबर आई सी अपॉन आई बी होता है, और ये भी पता होगा वी इक्वल टू आई आर बी होता है। तो अगर मैं बीटा का फॉर्मूला बनाऊँ इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, तो क्या होगा, देखो आई सी की वैल्यू यानी कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट आई सी वो बराबर हो जाएगा वी सी अपॉन में आर सी। और यहाँ पर जो करंट होगा, बेस करंट बोल लो या आई वन बोल लो, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वोल्टेज कितनी है यहाँ पर, वी वन अपॉन में यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, लेट्स से आर बी या आर वन, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख लो। अब आई सी अपॉन आई बी का मतलब ये होगी कि आई सी की वैल्यू तो मैं लिखूंगा वी सी अपॉन में आर सी डिवाइडेड बाय आई बी की वैल्यू मैं लिखूंगा वी वन, जो कि हमें फाइंड करना है, बेस वोल्टेज बोल सकते हो, इनपुट वोल्टेज बोल सकते हो, अपॉन में आर बी का मतलब रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा, अब वी सी की वैल्यू कितनी है, तो वी सी की वैल्यू है 2 अपॉन में आर सी की वैल्यू 2 किलो है ना, तो 2 इंटू 10⁻³ अपॉन में वी वन हमें निकालना है, अपॉन में आर बी कितना है, वो है 1 किलो, 1 इंटू 10⁻³। ठीक है, इसको यहाँ पर ले जाओ, इसको यहाँ पर ले जाओ, तो बीटा इक्वल टू आएगा 2 इंटू में 10⁻³ अपॉन में 2 इंटू 10⁻³ इंटू में वी। और बीटा किसके बराबर है, 100 के। तो देखो ये तो सेम हो गया, 2 इंटू 10⁻³, 2 इंटू 10⁻3, इसको इससे हटा दो, तो 1 अपॉन वी बराबर किसके आ गया, 100 के। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में 100 यानी कि 0.01 वोल्ट। ये आगे वी की वैल्यू यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, और कुछ यहाँ पर डायोड दी हुई है, पीएन जंक्शन डायोड, और उनको वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है। देखो पहले मैं आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बता देता हूँ, उसके बाद ऑप्शन चूज करेंगे।
फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है। तो जैसे कोई भी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें दो साइड होती है, एक पी जंक्शन मतलब एक पी और एक एन साइड। अगर मान लीजिए आप पी साइड को बैटरी के हाई टर्मिनल से जोड़ते हो, हाई टर्मिनल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हो या फिर लोअर टर्मिनल से जोड़ते हो, तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। जबकि रिवर्स बायसिंग में इसका ठीक उल्टा होगा। रिवर्स बायसिंग में आप एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे और जो पी साइड होगी उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, पी साइड को। या ऐसे भी कह सकते हो कि पी साइड को हम लो टर्मिनल जो है उससे लो वोल्टेज कह सकते हो, लो वोल्टेज या लो टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। एन साइड को हाई पोटेंशियल या हाई वोल्टेज, जो भी आपको अच्छा लगे वो कह सकते हैं। फॉरवर्ड बायस में पी साइड को हम हाई पोटेंशियल से जोड़ेंगे, हाई टर्मिनल भी बोल सकते हैं, और एन साइड को हम लो टर्मिनल या लो वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये पी साइड है, ये एन साइड है, तो पी को हमने +3 किया हुआ और -3 यहाँ पर है, तो इसका मतलब पी साइड पॉजिटिव से, एन साइड नेगेटिव से, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। अगले पे चलते हैं। ये है +4 वोल्टेज, ये है 0। तो अभी भी आप ये देखो कि ये जो पी साइड है वो एन साइड से हायर टर्मिनल पर कनेक्ट है, इससे कंपेयर करो तो ये भी फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। अब इस पर आ जाओ, ये -1 वोल्ट है, ये -4 वोल्ट है, तो कौन सा ग्रेटर है, -1 या -4? तो -1 ज़्यादा है ना, क्योंकि नेगेटिव में है, तो इसका मतलब पी और एन में आप देखो पी साइड हायर टर्मिनल, भले ही वो नेगेटिव हो लेकिन है तो हायर टर्मिनल ना, -4 के रेस्पेक्ट में। ये लोअर टर्मिनल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया, ये हाई पोटेंशियल हो गया, तो यहाँ पर ये भी फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए कि तीनों के तीनों फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट है। तो ऑप्शन सी देखो, ऑल डायोड एबीसी आर इन फॉरवर्ड बायसिंग, तो इसलिए स्टेटमेंट सी हमारी सही होगी। नेक्स्ट है, कोई डिवाइस बीच में लगा दे, इनपुट वोल्टेज आप देख रहे हो इस तरह से, अल्टरनेटिंग सोर्स है और आउटपुट पर आपको सिर्फ पॉजिटिव साइकिल मिल रही है और वो भी हाफ साइकिल। एक्चुअली हाफ साइकिल जब मिलती है ना, उसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। फुल वेव रेक्टिफायर तब होता है जब आउटपुट वेव आपको इस तरह से मिलती, वो फुल वेव रेक्टिफायर हो जाता है। तो जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल आप देख रहे हो और आउटपुट पर आपको एक ही तरफ की साइकिल मिल रही है, मतलब पॉजिटिव साइकिल ही मिल रही है, तो वो काम रेक्टिफायर ही कर सकता है। दो तरह के रेक्टिफायर होंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में आपको कंप्लीट वेव मिलेगी, हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको आधी वेव मिलेगी, तो इसलिए आंसर होगा हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द लॉजिक ऑपरेशन फॉर द फॉलोइंग सर्किट। देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक तरह से नैंड गेट, 3 नैंड गेट है वैसे तो ये जैसे इनपुट यहाँ पर सिग्नल है, ये बबल लगा हो, इसका मतलब जो भी आउटपुट आपको मिलेगा इसका रिवर्स होकर के मिलेगा। ऐसे ही इसको बी मान लेते हैं, यहाँ पर आउटपुट आपको इसको रिवर्स होकर के मिलेगा। अब ये एक तरह का है नैंड गेट। नैंड गेट का सिंपली अगर मैं आपको आउटपुट बताऊँ, वो होता है जो भी उसके दो इनपुट है ना, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का बार। तो यहाँ पर वाई क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए का बार डॉट बी का बार, ये इसके दो इनपुट है और इसका कॉम्प्लीमेंट या इसका बार बोलो, जो भी आपको ठीक लगे। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए और बार पे बार या प्लस बी पे कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, जब आप ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो ए के बराबर आ जाता है, सॉरी ए का डबल कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते तो ए के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए और प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी किसका होता है, और गेट का। तो ये 3 नैंड गेट मिल करके एक और गेट बना रहे हैं। एक्चुअली नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है, तो हम अलग अलग नंबर ऑफ नैंड गेट का इस्तेमाल करके और गेट बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं, नॉर गेट भी बना सकते हैं। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, एक तो नैंड गेट और एक नॉर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। ये कोई रिसीवर सिग्नल है और आउटपुट आपको मिल रहा है, तो आपको बताना है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो सबसे पहले हमें इनपुट सिग्नल होगा, उसको हमें करना पड़ेगा एम्पलीफाई, ताकि वो एक लार्ज डिस्टेंस तक जा सके। उसके बाद उसको हम ले जाएंगे IF स्टेज पर, देन उसके बाद वो डिटेक्ट करेगा, फिर से उसको एम्पलीफायर यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा और फिर हमें मिल जाएगा आउटपुट। लेकिन इन सब को करने से पहले आपको इनपुट सिग्नल अगर चाहिए तो आपको चाहिए होगा एक एंटीना, यानी कि उसको रिसीविंग एंटीना भी कह सकते हैं, रिसीविंग एंटीना।
ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है। वैसे तो सीबीएसई में से इस चैप्टर को काफ़ी साल हो गए हटा दिया गया है, लेकिन सीयूटी में पूछा जाता है। तो अब रिसीविंग एंटीना तो सबसे पहले चाहिए ना, ये रिसीविंग एंटीना को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ई सबसे पहले आना चाहिए। ई तो यहाँ पर सबसे पहले आ ही रहा है, ई। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद एम्पलीफायर। तो यहाँ पर दो एम्पलीफायर है, 1 और 2। तो पहले हम एम्पलीफायर, जाहिर सी बात है, 1 नंबर पे लगाएंगे। तो इसका मतलब एम्पलीफायर 1 पहले आ जाएगा। एम्पलीफायर 1 का मतलब ये हो गया कि ई के बाद क्या मिलेगा, बी। उसके बाद आई एफ स्टेज, आई एफ स्टेज मतलब सी। तो आप बस इतना देखो, ई बी सी कहाँ पर आ रहा है, ई बी डी नहीं, ई बी सी, ई डी ई ए बी। तो ई बी सी इसी में आ रहा है ना, तो ये आंसर हमारा सही होगा। ई बी सी के बाद आपको मिल जाएगा क्या, ए, और ए के बाद डी। तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, ये होगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 40, इन द डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली चेंज टू अ लॉन्ग फ्रीक्वेंसी। किसके द्वारा ये हुआ जाता है, तो ये होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज पर, यानी कि आई एफ स्टेज इसका सही आंसर होगा।